Hello 7th class. Today we are going to continue our chapter first, and chapter name is The Earth in the Solar System. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैसे एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है और किस तरीके से हेल्प करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। एनवायरनमेंट की कौन कौन से पार्ट हैं, पार्ट से मीन्स जस्ट कि उसके अंदर कौन कौन रहते हैं या कौन कौन उसके बोल सकते हैं नीडी पर्सन है वो, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी इसी के बिहाफ पे। और जस्ट हमने लीव की थी क्लास की कैसे बच्चे जो है क्यूट से बच्चे यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह दी हुई है, तो उसी से रिलेटेड हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपको फ़ोटो दी हुई है, तो इसमें डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट बोल सकते हैं नेम इनके हैं, डिफरेंट जेंडर हैं, तो उसके भी पे यहाँ पे मेंशन किया गया है ये दिखाने के लिए कि फर्स्ट एंड थिंग कि ये हमारा इंडिया में डाइवर्सिटी होने के साथ साथ लोग अलग अलग होने के बाद में फिर भी लोग यहाँ पे क्या एक यूनिटी भी या एकता के साथ रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आज का। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट द लिस्ट। ठीक है, कौन सी लिस्ट जो हमने डिस्कस करी थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसके बारे में। तो यहाँ पे रवि जस्ट है एक स्टार्टिंग वाला है, फिर परमजीत जो सेकंड है, सरदार जी जो हैं, फिर जैसी जो है लड़की जो है, फिर मुस्तफ़ा जो मॉमडन, फिर आशा वो लड़की। मतलब कहने मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर हर रिलीजन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है या इसमें बोला गया है। अब बेसिकली क्या बोला गया, ये लोग एक्साइटेड हैं किस चीज़ के लिए, एक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस पहले की थी। अब आगे दिया है कि नेक्स्ट, वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग, मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है क्यों चेंजिंग या क्यों बदल रहा है। इकबाल ऐसा पूछता है। इकबाल जस्ट इनका क्लासमेट या फिर इनका बोलते हैं साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, तो वो पूछता है कि एनवायरनमेंटिंग जो है क्यों बदल रहा है। तो इट्स ऑल द बिकॉज ऑफ आर नीड। तो इसका आंसर क्या है कि ये सब एनवायरमेंटल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये हमारी ज़रूरत है। मतलब कहने मीन्स हमें जैसे ज़रूरत पड़ती है हम लोग वैसा चेंज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट द टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर्स रिप्लाई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये डे बाय डे मतलब दिन बर दिन क्या बढ़ता है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये चेंजेस जो है बदलाव है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और इसकी मॉडिफाइंग मतलब एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करने के कारण हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और किसको बर्बाद कर रहे हैं, हमें जो आसपास नेचुरल जो थिंग्स होती हैं या नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा टीचर ने रिप्लाई किया या बोल सकते हैं ऐसा टीचर ने उनको बताया। और क्यों बताया, बिकॉज वी नो एवरीथिंग कि जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, तो फिर नेचर में बदलाव करेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के लाइफ के अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आने ही हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है या एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के और कैसे ह्यूमन बीइंग ने उसे चेंज किया है और कैसे ह्यूमन बीइंग इनसे इम्पेक्ट करता है, मतलब इससे बोल सकते हैं रिलेट करता है या उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ह्यूमन मेड, तो आपके जितने भी ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब ह्यूमन मेड मीन्स जो ह्यूमन ने क्या किया बनाए हैं, मॉडिफिकेशन किया है। नेचुरल की बात करें जो नेचर हमें डायरेक्ट देती है और ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट उसे यूज़ करता है, जैसे चेंज वो करना नहीं चाहता या फिर बोले हम लोग चेंज वो करता नहीं है। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन। तो ह्यूमन भी कंपोनेंट्स है किसका, एनवायरनमेंट का, लेकिन ह्यूमन में भी डिफरेंट रिलीजन आ गए, फैमिली आ गई, कम्युनिटी आ गई, एजुकेशनल सिस्टम आ गया, इकोसिस्टम आ गया, पॉलिटिकल लाइफ आ गई, सब कुछ आपके ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करें तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से, ह्यूमन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन खुद, ये सारे आपके किसके, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। और इसमें अगर हम लोग बोलें तो अर्थ के ऊपर जो भी थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है या एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द अबाउ conversation you understand that the place, people, things and natural that surrounded any living organism is called environment। अभी जस्ट हमने जो ऊपर देखा चार्ट के अंदर या बोल सकते हैं कि हमने जस्ट अभी जो पूरी इमेज या फोटो के अंदर जो देखा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो हमने देखा ह्यूमन मेड थिंग्स जो है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। बोला गया बिकॉज ह्यूमन
ही बनाएगा जो चीज़ बनाएगा, तो ऑब्वियसली तो ह्यूमन मेड को हम लोग इसी ह्यूमन के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो मतलब हम लोग बोले तो किसका कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग बोले नेचुरल थिंग का और ह्यूमंस का। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, जो एनवायरनमेंट निकल के आएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, human environment reveals the activities, creations and the interactions among the human being। मतलब अगर हम लोग बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए तो ये इसमें दो चीज़ें आती है। कौन सी आती है, बायोटिक और अबायोटिक। अब ये होती क्या, पहले वो हम लोग समझेंगे, उसके बाद में फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि लाइक बायोटिक अबायोटिक जो सिचुएशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें दी गई है कि लाइक आपके अर्थ किससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, मतलब अर्थ पे जो भी चीज़ होगी वो बायोटिक अबायोटिक होती है। मतलब कहने में अर्थ पे जो भी चीज़ पाई जाएगी इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि रिवील्स, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है जो क्रिएट करता है या इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से आकर्षण होता है या एक दूसरे पे जो डिपेंड होते हैं, तो ये सारा किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब देख लेते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक चीज़ होती क्या है, या एग्जैक्टली ये इसको क्लासीफाइड किया गया तो उसके पीछे कारण क्या है। ओके देखो, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक की बात करें तो बायोटिक मीन्स क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें लाइफ होती है या बोलते हैं जिसमें जीवन होता है, वो आपके बायोटिक होगा। तो सिंपल सी ठीक है। अबायोटिक क्या होगा, जस्ट अपोजिट, अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट्स या वो थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं होती है, वो एबायोटिक हो गया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आते हैं उसमें, और नॉन एबायोटिक तो उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes। तो मतलब अभी आप लोग 6 क्लास में आ चुके हैं, तो इससे पहले वाली क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंट लेयर ऑफ एनवायरनमेंट, या बोल सकते हैं हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग लेयर के अंदर क्या होता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिवाइड होता है डिफरेंट लेयर के अंदर। तो अगर हम बोले लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं। ये सबको मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। बट इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो हमारे अपने आसपास जो है डिफरेंट लेयर देखने को मिलती है। जैसे लिथोस्फीयर दे रखा है, हाइड्रोस्फीयर दे रखा है, एटमॉस्फेयर दे रखा है और बायोस्फीयर। ये सारी चीज़ें जो है इनको मिला के भी एनवायरनमेंट बनता है या एनवायरनमेंट का ही हिस्सा ही है। अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है, या इससे रिलेट करते हुए और चीज़ें क्या हमारे को डिस्कस करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे कि लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन। डोमेन मतलब हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो जो ये वर्ड ओरिजिन हुआ है या जहाँ से लिया गया है या जहाँ से बोलते हैं उत्पत्ति हुई इसकी, तो वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है एनवायरनर। ठीक है, एनवायरनर मतलब बेसिकली हम लोग इसका मीन्स निकालें या इसका मतलब निकालते हैं तो इसका मीन्स होता है नेबरहुड। ठीक है, मतलब हमारे आस पड़ोस में या पड़ोस में जो भी थिंग्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब आस पड़ोस में क्यों बोला गया है, बिकॉज नेचुरल थिंग जो भी होती है, चाहे मैन मेड थिंग होती है या ह्यूमन बीइंग खुद होता है, वो ह्यूमन आसपास में जो भी चीज़ें होती है, सराउंडिंग जो चीज़ें होती है, उसी के बिहाफ पे वो क्या करता है, एक्टिव रहता है या उसी के बिहाफ पे वो काम करता है। तो इसलिए बोला गया है कि एनवायरनमेंट का मीन्स अगर हम लोग निकालें फ्रेंच वर्ड के हिसाब से तो इसका मीन्स होता है नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे आसपास जो भी थिंग्स है उनसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो सब समझ गए होंगे कि लाइक बेसिकली लाइक एनवायरनमेंट क्या होता है। तो मतलब नेबरहुड या हमारे आसपास जो भी थिंग्स होती है वो सारा एनवायरनमेंट होता है। और एनवायरनमेंट में कौन कौन सी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली हम लोग बात करें तो आपके ह्यूमन बीइंग, नेचुरल थिंग और ह्यूमन मेड थिंग। ठीक है, ये सारे क्या होता है, आपके कंपोनेंट्स होते हैं आपके एनवायरनमेंट के। आगे देखते हैं डिफरेंट लेयर जो हमने पढ़े थे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हेमिस्फीयर वगैरह, ये सारे आपके जो है डिस्कस करेंगे इसी के भी यहाँ पे कंटिन्यू। तो लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस सबसे पहले करते हैं कि लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स एंड द कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। मतलब लिथोस्फीयर की बात करें तो सबसे फर्स्ट थिंग आती है इसके बारे में क्या, सॉलिड क्रस्ट होती है, या सीधे सीधे बोले हम लोग हार्ड लेयर होती है, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ का। ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं ऑब्वियसली, तो हम लोग बात भी अर्थ से रिलेटेड ही करेंगे। तो अर्थ की जो टॉप लेयर होती है उसे हम लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं। बट इसमें एक चीज़ और दी हुई है, क्या दी हुई है कि ये रॉक या चट्टान से बनी हुई थी या पत्थरों से मिलकर बनी होती है। इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं या मिनरल्स वगैरह की भी इसमें डोमिनेट होती है।
प्लस इसके ऊपर एक थिन लेयर, एक पतली लेयर बोल सकते हैं, एक जमा होती है या बिछी हुई होती है, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं या सॉइल के नाम से उसे जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, valleys, etc. Landform are found over the continents एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर। मतलब अगर हम लोग बात करें इसके लिए पर्टिकुलर, किसके लिए, लिथोस्फीयर के लिए, तो लिथोस्फीयर जो है सरफेस के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और इरेगुलर मतलब लाइक कहीं पे ऊबड़ होगी, कहीं खाबड़ होगी, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं पे एकदम फ्लैट होगी। तो ये सब चीज़ें किस पर है, लाइक डिफरेंट जो फॉर्म्स है हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे प्लेट्यूज बोला गया, प्लेन्स बोला गया है, वैलीज बोला गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये आप बोल सकते हैं हमारी जो आकृतियाँ होती हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट मतलब हमारे लाइक लैंड की बात करें उसके लिए, मतलब लाइक अर्थ की सरफेस की बात करें उस पर, इवन ओशन वगैरह जो सरफेस है उसकी बात करें, तो दोनों ही क्या है, इसी का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट द प्रोवाइड अर्थ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मतलब लिथोस्फीयर की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जो घास मतलब लाइक घास वगैरह जो आती है चराने के लिए, वो उसमें काम आती है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने के लिए लैंड काम में आता है। फिर इसके साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट मतलब इंसान जो रहता है या इंसान जो अपना घर बनाता है वो उसमें भी वो भी लिथोस्फीयर का हिस्सा है। इसके साथ साथ बोला गया है कि लिथोस्फीयर के अंदर हमारे को मिनरल्स भी मिलते हैं, या बोल सकते हैं हमारे को खनिज वगैरह मिलते हैं, जो कि हमारे को हेल्प करते हैं किसमें, इकोसिस्टम में, मतलब इकोनॉमिक्स या हमारे को अर्निंग जो करने के अंदर ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या दिया है। अब आपके सामने एक इमेज दी गई है जो कि बताया गया है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और लिथोस्फीयर क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारे इन सबको मिला के जो थिंग्स का कंबाइन होती है, या फिर हम लोग बोले इन सबको मिला के जो चीज़ बनती है वो आपके देखा जाता है, तो एक तरह से एनवायरनमेंट बन जाता है इससे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे से रिलेट करती है, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हिसाब से देखा जाए तो इनकी लेयर जो होती है वो क्या होता है, लाइक डिसाइडेड या फिक्स होती है। ठीक है, चाहे एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे बायोस्फीयर की, चाहे हाइड्रो, चाहे लिथोस्फीयर की। ओके, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट फिर लेयर आती है जो, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट का, या बोलते हैं लाइक जो उसका पार्ट हो है, तो उसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर होते क्या बेसिकली, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो जो है एक साइंटिफिक नेम है वाटर का या पानी का हम लोग बोल सकते हैं, जो कि पानी से बिलोंग करता है, और जितनी भी लाइक वाटर बॉडीज़ हैं वो आपके हाइड्रोस्फीयर में आती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डोमेन है मतलब जहाँ पे पानी होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। फिर आगे देख नेक्स्ट दिया गया है, इट कंप्राइजेज द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सी, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम लोग बात करें जितनी वाटर बॉडीज़ होती हैं, चाहे उसमें रिवर हो, चाहे लेक, झील हो, सी, समुद्र हो, ओशन, महासागर हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। बट ये सब चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या बोल सकते हैं जो जीवित प्राणी है, या बोल सकते हैं ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, इनके लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट दिए गए हैं, वो फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो फैक्ट क्या दिया है, वेयर डज़ द वाटर यू यूज़ इन योर होम। मतलब एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी बोला गया, आपको एक एक्टिविटी करना है जो कि जस्ट होम या घर पे आप स्कूल में जो जहाँ जहाँ पानी काम में लेते हो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उस लिस्ट को प्रिपेयर करके आपको जस्ट एक वर्कआउट करना है, या फिर बोल सकते हैं जैसे आपको प्रोजेक्ट टाइप में आपको प्रिपेयर करना है, और उसको भी देखना है कि कहाँ वाटर वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हम लोग पानी बर्बाद कर रहे हैं और कैसे हो रहा है, इवन ऑल्सो वो भी। तो ये आपका एक्टिविटी है, आप करना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जर्व द स्काई वाइल द कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इन क्लाउडी, रेनी, सनी और फॉगी। मतलब एक एक्टिविटी और बोली है कि नॉर्मल आप जब स्कूल जाते हो, जो बेसिकली अभी जा नहीं रहे हो, तो इसको देखते अब इसने क्या बोला है कि जस्ट आपको क्या करना है, स्काई की तरफ देखना है, या स्काई की तरफ देखना है मतलब जस्ट ऊपर स्काई की तरफ आपको नज़र डालना है और देखना है कि लाइक आज क्लाउडी है मतलब बादल है, या रेनी बारिश हो रही है, सनी मतलब धूप है, फॉगी मतलब धुंध है। ठीक है, तो इस तरह का वेदर आपको देखना है, और देख के फिर आपको क्या करना है, लाइक जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है, और उसके बारे में आप जो भी चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और मस्ट नहीं है बट ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट है, द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। फिर एटमॉस्फेयर, अभी तक हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा हाइड्रोस्फेयर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की बात की गई है, तो जैसे हमने सॉइल की एक थिन लेयर देखी थी अर्थ के ऊपर, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर भी एक थिन लेयर होती है जो किसके, अर्थ के चारों तरफ एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। तो जो चारों तरफ क्या होती है, घिरी हुई होती है, चारों तरफ उसके अर्थ के होती है।
फिर दिया हुआ है नेक्स्ट, द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। मतलब अगर हम लोग बात करें एटमोसफेयर के लिए, ये पर्टिकुलर ग्रेविशनल फोर्स का जो कि अर्थ के चारों तरफ या इसके पर्टिकुलर चारों तरफ ये देखने को मिलता है, तो इसके कारण ही क्या होता है, ये एटमोसफेयर को उसके अर्थ के चारों तरफ रोका हुआ रहता है, या बोल सकते हैं सराउंडिंग उसके वहीं पे रहती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट्स ऑफ द सन। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या बताई गई, इसका काम, मतलब ये क्या काम करती है। जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर होता है, ठीक है, तो वैसे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ये हमें सुरक्षा देती है, किससे, जो हार्मफुल जो रेज होती है और सन से आने वाली जो हीट होती है उसको क्या करती है, रोकती है या कम करती है, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट जो हीट आती है और जो हार्मफुल रेज आती है वो अगर हमारे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हम लोग क्या होंगे, डिफरेंट डिजीज़ से इम्पैक्ट पड़ जाएगा, या बोलते हैं हमारे को उससे असर पड़ेगा, या हम लोग डिजीज़ से बीमार भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी में दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, आपके एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर किस किस से मिलके बनी है, गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, इन तीनों को मिक्स करके बना दे तो आपके क्या बन गए, एटमॉस्फेयर बन गए। अब एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजेस होंगे, कुछ भी बोल रहे कि बदलाव होंगे, तो वो उसका मेन कारण क्या होगा, वेदर और क्लाइमेट। या फिर बोल सकते हैं हम लोग सीधे सीधे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो डायरेक्ट हम बोलते हैं कि आज मौसम बदल गया या मौसम चेंज हो गया या क्लाइमेट वगैरह, तो ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का। फिर नेक्स्ट दिया गया, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक द बायोस्फीयर ऑफ लिविंग द वर्ल्ड। बायोस्फीयर की अगर हम लोग नेक्स्ट जो लेयर है वो बायोस्फीयर है, तो प्लांट और एनिमल किंगडम मतलब जो बोल सकते हैं वेजिटेशंस होते हैं और जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, इन सबको मिला दें या इन सबको हम लोग एक साथ बोलें तो ये क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। फिर नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू किया गया, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, मतलब ये नैरो जोन होता है, क्यों बोला गया, बिकॉज नैरो जोन, बिकॉज यहाँ पे लैंड वाटर और एयर ये आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है, किस बेसिस पे, एज अ सपोर्ट लाइफ, या बोल सकते हैं लाइफ को सपोर्ट करने में, ठीक है, क्योंकि लैंड रहने के लिए ज़रूरी होता है, वाटर पीने के लिए ज़रूरी होता है, एयर जो है ब्रीथिंग या सांस लेने की ज़रूरत है, तो इसलिए इनको बोला गया सपोर्ट लाइफ सिस्टम के हिसाब से ये काम करते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे बायोस्फीयर जो है एक सपोर्टिंग लाइफ के हिसाब से काम करती है, ये लेयर या उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इकोसिस्टम या व्हाट इज़ इकोसिस्टम। पहले हम लोग देख लेते हैं इकोसिस्टम होता है क्या है बेसिकली, या फिर हम लोग देखें कि इकोसिस्टम किससे रिलेट करता है। तो इकोसिस्टम जो है हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है या एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, और इसमें वो चीज़ें जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग डिपेंड होता है प्लांट्स पे, एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, मतलब ये जो एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट जो चीज़ होती है इन इकोसिस्टम का ही पार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक एट द NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It's remind me my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours." ठीक है, over the lush green field and coconut plantations। मतलब अगर हम लोग बात करें तभी एक सीनरी, एक सीन का बात की जा रही है जिसमें रवि है और जैसी है, और ये दोनों क्या एक तरह से लाइक मतलब NCC कैम्प का हिस्सा, मतलब NCC कैम्प है उसके अंदर रवि है और उसके क्लासमेट्स वगैरह जो है वो सब क्या करते हैं, एक NCC कैम्प अटेंड करते हैं, जिसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे जैसी एक्सक्लेम होते हैं, आश्चर्य से क्या बोलती है, और स्पेशली बोलती क्यों है, बिकॉज वहाँ पे जब NCC कैम्प के अंदर रवि और जैसे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी मूसलाधार, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, मतलब लाइक जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मूसलाधार बारिश बोलते हैं। तो वो हैवी रेनफॉल जब हो रही होती है तो वो देख के क्या बोलती है कि इसको देख के मेरा जो घर है या मेरा होम टाउन है केरला, वो मुझे याद आ गया। और उसके पीछे क्यों बताया उसने, क्योंकि वहाँ केरला के अंदर भी क्या होता है, बहुत भयंकर या बहुत अच्छे से बारिश होती है, ठीक है, और ये किस लिए होती है और इसका प्रॉफिट क्या मिलता है। तो वहाँ पे जो हरे भरे खेत होते हैं उनको, और जो कोकोनट प्लांटेशंस होते हैं या कोकोनट जो एग्रीकल्चर या प्लांट होते हैं उनको हेल्प मिलती है, या उनको बोल सकते हैं ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली इसलिए वहाँ पे हैवी रेनफॉल वगैरह देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है इकोसिस्टम का पार्ट है, या बोल सकते हैं इकोसिस्टम क्या लाइक हिस्सा है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या बोला गया है, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड केमल, सैड रवि। ठीक है, हीरा क्या बोलता है
वो जैसलमेर से था, एक्सट्रीम मतलब जैसलमेर आप जानते हो जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे से था, तो वो क्या बोलता है, यहाँ पे कोई बारिश वारिश नहीं है, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है या जहाँ तक मैं देखता हूँ तो मुझे कीकर लाइक काइंड ऑफ ट्री, ठीक है, सैंड मिट्टी ये देखने को मिलती है। बट तभी रवि क्या बोलता है, लेकिन यार यहाँ पे कैमल भी तो है, मतलब ऊँट वगैरह भी तो हैं, तो मतलब अब इसका कहने का मीन्स क्या है कि कैमल वगैरह से रिलेटेड। तो वो देखते हैं नेक्स्ट लाइन के पैराग्राफ में क्या दिया गया है। हीरा says, not just camels, if you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insect too। मतलब क्या बोला है कि सिर्फ हमारे यहाँ कैमल ही नहीं है, अगर तुम यहाँ डेजर्ट में विज़िट करोगे या घूमने आओगे या देखोगे तो तुम्हारे को क्या देखने को मिलेंगे, स्नैक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, लिजार्ड भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो नॉर्मल एक डेजर्ट में होना चाहिए या डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है, वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। फिर तभी रवि वंडर्ड होता है, मतलब आश्चर्य या उसको एक तरह शॉक लगता है। फिर बोलता है, वाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन एंड दे वे पीपल लिव वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि क्या सब कुछ इतना देखने के बाद क्या बोलता है कि एनिमल्स प्लस वेजिटेशंस और पीपल क्या प्लेस टू प्लेस सब अलग अलग होते हैं, मतलब जगह के हिसाब से, या हम बात करें स्टेट या रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। और फिर आगे एक क्वेश्चन और पूछता है या उसके माइंड में आता है कि आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे पर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताता है। तो इनको देखते हुए लाइक एक हमारे को एक फैक्ट पता लगा। वो फैक्ट क्या था कि कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा कि जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लड या बाढ़ जैसे सीन क्रिएट हो जाता है। कहीं ऐसा है कि पानी ही नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट हो गया। तो ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट है, इकोसिस्टम लोग बोल सकते हैं इसका हिस्सा है, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।